हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट सेंटर। आज हम 10th क्लास के एसएसटी की चैप्टर जो कि फोर्थ है पॉलिटिकल साइंस का, वो चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। यानी कि देश जिसे लोग हम आपको पता है कि भारत क्या है, एक लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र को बनाने के लिए भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, संप्रदाय में वो बटे हुए हैं। तो उनके अंदर कुछ ना कुछ विभाजन आपको देखने को मिलता है। अगर ये विभाजन या समस्या ऐसे ही बनी रही तो इससे देश का विकास नहीं हो पाएगा। यानी देश के डेवलप के लिए इन सभी में जो कि हम कहें समानता बनाने के लिए अगर ऐसा हो पाए तो देश का विकास अवश्य होगा। चलो स्टार्ट करते हैं लेसन। देखिए क्या लेसन है, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इस लेसन में हम क्या देखेंगे, जाति के बारे में, धर्म के बारे में, संप्रदाय के बारे में, लैंगिक के बारे में, क्या क्या चीज़ें कैसे होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 मिनट। तो देख सकते हैं लेसन का नाम डाला गया है। तो फर्स्ट भी, एक देश के सामने सामाजिक विविधताएं, एक लोकतंत्र देश है भारत। स्पेशल भारत की बात करते हैं यहाँ पे। भारत क्या एक लोकतंत्र है, तो उसके सामने क्या क्या है भाई, सामाजिक विविधताएं आपको देखने को मिलती हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। पिछला समय हमने पढ़ा सामाजिक विविधताओं के बारे में, तो कैसे वो भेदभाव पैदा करती है, लेकिन हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। इस समस्या का समाधान हमारे पास है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये देश के लिए बड़ा खतरा नहीं है। अब देश के लिए बड़ा खतरा क्या है, एक देश के अंदर रहने वाले लोग, उनके धर्म, उनकी जाति या फिर लैंगिक विभाजन ही सबसे बड़ा खतरा है। तो आज हम इन्हीं के बारे में देखेंगे। अगर आपने जातिवाद, धर्म, लैंगिक जो भी विविधताएं हैं, विभाजन है, असमानताएं हैं, अगर इनको समाप्त कर दिया तो लोकतंत्र के लिए वो लाभदायक रहेगी। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो फिर वो नुकसानदेह रहेगी। तो सबसे पहले तो हमने देखेंगे कि लैंगिक विभाजन होता क्या है। हमें पता है कि परमात्मा ने मनुष्य के 2 रूप दिए, नर और नारी। अब जैसे दोनों की बनावट या दोनों की जो छवियां हैं, कुछ ना कुछ दोनों में अंतर पाया जाता है। अब ये जो अंतर है, ये जैविक बनावट के कारण, परमात्मा की देन के कारण, या फिर प्रचलित हमारी कुछ रूढ़िवादी विचारधारा। यानी रूढ़िवादी विचारधारा क्या है, पुरानी विचारधारा के अंतर को दिखाता है लैंगिक विभाजन। अब वो लैंगिक विभाजन निजी के द्वारा या सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा दिखाई देगा। निजी क्षेत्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई, जो व्यक्तिगत स्तर पे, यानी आपका जो समाज है, समाज के छोटा सा हिस्सा है परिवार। परिवार के बाद आ जाता है पड़ोस। ठीक है, ऐसे 1 बाय 1 करते हैं, फिर बाद में गांव, शहर, बड़े शहर, फिर देश, ऐसे हमारा समाज यानी सोशल जो एरिया है वो डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे रहने वाले लोगों में लड़के लगा लो या लड़की लगा लो, दोनों के पालन पोषण के स्तर में, रहन सहन के स्तर में, खेल कूद के स्तर में अंतर दिखाई दे, ऐसा भेदभाव दिखाई दे, तो उसे निजी विभाजन कहेंगे लैंगिक विभाजन में। तो जैसे आप देखते हैं कि लड़कों के लिए खेलने के लिए गाड़ी, घोड़े, कार इत्यादि दे दी जाते हैं, जबकि लड़कियों के लिए गुड़िया वगैरह दे दी जाती है। तो इसका ये संकेत भी हम माने कि आने वाले टाइम में उनको ये जताया जाता है कि भाई जो छोटी गुड़िया है, आप इनके साथ खेल रहे हैं, आपने ऐसे ही ज़िंदगी जीनी है। और लड़कों के लिए ये है। इसके अलावा अंतर आप देख सकते हैं, खाने पीने में लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। लड़कों के लिए अच्छा खाना दिया जाता है, लड़कियों के लिए अच्छा खाना नहीं दिया जाता। जब बच्चे का जन्म होता है, तो जब लड़का होता है उसकी खुशी जाहिर की जाती है, लोगों तक दूर दूर तक बताया जाता है। और जब लड़कियों का जन्म होता है तो फिर आपस में हम ऐसा महसूस कराते हैं कि बहुत बड़ी दुखी घटना हो गई है। तो यही तो क्या है, ये निजी विभाजन है।
तो यहाँ पे श्रम विभाजन भी दिखाई देंगे। श्रम विभाजन क्या है, हमें पता है कि आज के टाइम में आप देखेंगे कि क्या हो रहा है कि औरत यानी जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, आगे जाके लड़के जो है पुरुष बन जाते हैं, लड़कियां जो कि औरत बन जाती है। काम तो दोनों करते हैं, लेकिन काम के आधार पे अंतर आ जाता है। एक काम करते हैं उसको पैसे नहीं मिलते, दूसरा काम करो उसको पैसे मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे, श्रम विभाजन में जो औरतें हैं वो घर में खाना बनाती हैं, सफाई करती हैं, कपड़े धोती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, घर का सारा काम करती है, सिलाई कढ़ाई बुआई, खेतों में भी काम करती है, दिन में भी काम करती है और घर पे आके रात को भी काम करती है, लेकिन उसके बदले में उनको पैसे नहीं मिलते। लेकिन अगर मैं पुरुषों की बात करूं तो वो काम करते हैं, उनके बदले में उसके पैसे मिलते हैं। अगर जैसे अभी सिलाई की बात करी मैंने, महिलाएं घर पे करती हैं, लेकिन यहीं पे पुरुष काम करने लग जाए तो दर्जी बन जाते हैं। घर में महिलाएं रोटियां वगैरह पकाती हैं, सफाई करती है घर की, वहीं पे पुरुष कहीं बाहर जाके सफाई करते हैं, होटल में रसोई काम करते हैं, तो उनके पैसे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे लैंगिक विभाजन में श्रम के आधार पे हम ये कहें कि भाई जो महिलाएं काम कर रही हैं, आपको एक स्नैप के द्वारा भी दिखाई दे रहा है कि कैसे इसके अंदर मैंने दिखाया कि भाई महिलाएं कितना ज़्यादा काम कर रही है, हर फील्ड में है, दिन रात लगी हुई है, लेकिन पुरुष जो है वो क्या कर रहे हैं, दिन में ही काम करते हैं। तो महिलाओं की दिन प्रतिदिन स्थिति बेकार हो रही है। उनके साथ अलग अलग तरह से लैंगिक विभाजन की समानताएं, आप बहुत सारे आपको मेथड दिखाई दिए, बहुत सारे मैंने टॉपिक आपके सामने रखे कि कैसे विभाजन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भी इस विभाजन के आधार पे औरत एक घर की चार दीवारी में सिमट के रह गई, और लेकिन आज की जो स्थिति है उसके हिसाब से हम कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं घर की चार दीवारी के अंदर थी, वो धीरे धीरे वहाँ से बाहर आ रही है और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम भी कर रही है। तो इसी पे पॉइंट आ जाता है हमारा सार्वजनिक स्तर पे, सरकारी स्तर यानी सरकार के आधार पे पुरुषों और महिलाओं में अंतर दिखाना, लैंगिक विभाजन दिखाना, ये दिखाना कि ये महिलाएं हैं ये पुरुष है। तो हम कहें कि पहले टाइम में क्या था, पुरुषों को केवल वोट डालने का या कोई भी बड़ा प्रोग्राम है वहाँ पे जाने का, सार्वजनिक पद पर बैठने का अधिकार था। लेकिन आज राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आ रहा है और महिलाएं भी इनमें काम कर रही है। लेकिन ये परिवर्तन किसके आधार पे आया, ये आंदोलन के आधार पे आया। ऐसा मोमेंट चलाया गया जिसमें ये दिखाई दे कि महिलाएं भी हर कार्य कर सकती हैं। तभी तो आज हम देखते हैं कि महिलाएं वो सब कार्य कर सकती हैं जो पुरुष कर रहे हैं। तो महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा रखने के लिए या ऊंचा उठाने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए, रोजगार के लिए, वोट के लिए, उनके अवसरों की मांग करना ही क्या था, नारीवाद आंदोलन था। यानी ऐसा मोमेंट आप ये देख सकते हैं स्नैप के अंदर कि कैसे महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन महिलाओं ने चलाई और बहुत सारे महापुरुषों ने इस चीज़ के लिए योगदान भी दिया है। आई क्लियर? तो आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। नेक्स्ट अभी भी मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल मेरा नहीं किया है। पीछे वाली वीडियो में जाने के लिए भी आप जो प्लेलिस्ट हैं वहाँ पे मेरी वीडियो पड़ी हुई है, अदर वीडियो देख सकते हैं। तो हमारे देश में एक व्यवस्था थी जिसको बोलते थे पितृ प्रधान व्यवस्था, यानी जहाँ पे महिलाओं को कम समझा जाता था। पुराने टाइम की बात आप तो नहीं कह सकते हैं। उसके बाद महिलाओं को कम समझा जाता था पुरुषों की तुलना में, यानी समाज का सबसे बड़ा हिस्सा कौन थे, पुरुष प्रधान। तो उसको बोलते हैं पितृ प्रधान व्यवस्था। लिंग अनुपात के अंदर हम कहें कि भी प्रति 1000 पुरुषों की संख्या के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे मैंने आपको डाटा अपडेट किया है 2001 की जनगणना का, 2011 की जनगणना का। 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे 927
जो कि आप देख सकते हैं भाई यहाँ पे 2001 की जनगणना के अंदर ये मैप दिखाई दे रहा है आपको, जहाँ पे लिंग अनुपात दिखाई दे रहा है कि भाई कहाँ पे क्या क्या है। जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखेंगे कि जहाँ पे ये लिखा हुआ है 950 या से ज़्यादा, वो एरिया, वो कलर आप देख सकते हैं ब्लू कलर से में थोड़ा सा फिर उसे फेड कलर होता हुआ, और लास्ट में आप देखेंगे जो पिंक कलर आपको दिखाई दे रहा है, रेड कलर या पिंक कलर आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे लिंग अनुपात बहुत कम है। और आप देख सकते हैं इस मैप के अंदर जैसे यहाँ पे देखेंगे तो हरियाणा आपको दिखाई देगा जिसका लिंग अनुपात बहुत कम था, ठीक है ना। अभी तो इसमें सुधार करने की बात की जा रही है। तो 2011 की जनगणना, एक बार मैं 2011 की जनगणना का मैप भी आपको दिखाई दे देता हूँ, जहाँ पे आप देखेंगे कि 2011 में जो जनसंख्या का मैप है वो ये है भाई। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे बढ़ रही है, जहाँ पे आपको ये रेड कलर दिखाई दे रहा है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे बढ़ी है। तो यहाँ पे बढ़ने के आधार पे 10 की वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई है, तो इस कलर में आप देख सकते हैं जो ये डार्क सा कलर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या पहले की 10 सालों में बढ़ी है। क्लियर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रति 1000 पुरुषों के साथ स्त्रियों की संख्या, ये मैप आपको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हरियाणा यहाँ पे भी कम दिखाई देगा, जो ग्रीन कलर है, ठीक है, जो गहरा सा ग्रीन कलर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको स्त्रियों की संख्या दिखाई देती है। यहाँ पे महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है जहाँ पे केरल है, ठीक है। तो इसके ये कह सकते हैं कि 2000 उसमें मैंने आपको बताया 927, और सेकंड आपको 2011 में कितना है 940, ठीक है। तो ये हमारी राष्ट्रीय दर पूरे इंडिया की रही। तो बहुत सारे राज्यों में आपने देखा कि कहीं पे कम है तो कहीं पे कुछ ज़्यादा है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे भाई, आज के टाइम में जो महिलाएं हैं वो हर फील्ड में हैं। कोई डॉक्टर है, कोई वकील हैं, कोई अध्यापक है, कोई पायलट है, थिंकर है, तो बड़े बड़े फील्डों पे काम कर रही है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर भी रही, ठीक है। इसके अलावा हमारे देश के अंदर आप देख सकते हैं भाई बहुत सारे स्टेटों में मुख्यमंत्री या बड़े बड़े पदों पर महिलाएं काम करती है, परंतु आज भी जो माँ बाप हैं वो लड़कों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो इसके आधार पे ये कहें कि लड़कों पर पैसा खर्च करना पसंद करते हैं, लड़कों को बड़े बड़े शहरों में पढ़ने के लिए भेज देते हैं, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता। तो उनके अंदर क्या हो रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। तो इसके अलावा बहुत सारी हमने घटनाएं दिखाई देती हैं लैंगिक विभाजन में, महिलाओं को कम समझने के कारण तो उनके साथ, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, शोषण, ठीक है, हिंसा की घटनाएं हर रोज़ हमने देखने को मिलती हैं, जिसे घरेलू हिंसा भी कहते हैं। अब घरेलू हिंसा में क्या होता है कि सॉरी ये मैं यहाँ पे डैश रह गया भाई। घरेलू हिंसा महिला शोषण जो कानून था वो 2005 के अंदर था, जिसमें ये बनाया गया कि महिलाओं के साथ जो भी प्रताड़ना करते हैं, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से उनको तंग किया जाता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये योगदान धीरे धीरे बढ़ा। भारत के अंदर विधायिका में महिलाओं की संख्या बहुत कम है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एमपी में और एमएलए में, या फिर मैं जैसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, तो बहुत कम है अलग अलग भागों में। इसके अलावा अगर हम देश के अंदर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल में भी देखते हैं, बहुत ही कम कहीं ना कहीं पे महिलाएं दिखाई देती हैं पुरुषों की तुलना में। लेकिन अब इसके लिए कानून बनाया गया है कि इस संविधान के अंदर भाई 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें रख दी जाएगी। अब इन पे महिलाएं ही कारीगर होगी। धर्म के आधार पे विभाजन, लैंगिक विभाजन सार्वभौमिक तो नहीं कह सकते, यानी इसको हम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद में धर्म, अब ये तो लैंगिक वाला तो हो गया हमारा। सेकंड धर्म के आधार पे विभाजन है भाई। भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे दिखाई देते हैं, जैसे डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं भाई कैसे यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। अब सारे के सारे यहाँ पे हम देखें 2001 की
ये जनगणना है जिसके अंदर बताया गया है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अन्य धर्म या जिसके कोई धर्म नहीं है, मुसलमान, हिंदू सबसे ज़्यादा क्या है, हिंदू है जो कि 80.5 है 2001 में। उसके बाद मुस्लिम है 13.4 है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ईसाई है 2.3, सिख है 1.9। इसके अलावा अन्य में ये सारे के सारे हैं। तो अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। अब इनमें भी भेदभाव आपको दिखाई देगा। वो कैसे भेदभाव दिखाई देगा? वो इनकी जो विचारधारा हैं, पूजा पद्धति हैं, उनके आधार पे अलग अलग सोच, अलग अलग मुद्दे पैदा कर लेते हैं। उसके बाद वो राजनीतिक मैदान बन जाते हैं और जिसके आधार पे देश में विभाजन देखने को आपको मिल जाता है। तो ये था सांप्रदायिकता में देखेंगे एक धर्म के अंदर बहुत सारे अलग अलग पंथ बन जाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं संप्रदाय। एक ग्रुप है, एक समुदाय है। तो समुदाय के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है भाई? उनके पालन पोषण की है। एक को अगर ज़्यादा अहमियत दे दी जाए, दूसरे को कम, तो इसके आधार पे कम वाला अपना मोर्चा खोल देता है दूसरों के प्रति। तो उसके कारण क्या है? उसके कारण है हमारे पूर्वाग्रह, यानी पहले से ही सोच बना के रखना। कुछ हमारी मान्यताएं हैं, धर्म के प्रति विचारधारा है कि यह धर्म बड़ा है, यह धर्म छोटा है। तो ये सांप्रदायिकता भी मुद्दा यहाँ पे बन जाता है, धर्म का मुद्दा, सांप्रदायिक का मुद्दा। उसके बाद इससे निपटारा के लिए हम क्या करेंगे? धर्मनिरपेक्ष शासन लगाएंगे। भाई सांप्रदायिकता एक चुनौती है, इसका समाधान क्या हमारे संविधान में बनाया गया कि हम एक धर्मनिरपेक्ष रहेंगे। धर्मनिरपेक्ष का मतलब हो गया कि हम किसी भी धर्म को नहीं अपनाएंगे, सभी धर्म हमारे लिए बराबर हैं। तो इसलिए देखेंगे लास्ट हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो देश के अंदर है वो है जातिवाद, जातिगत विभाजन। भाई वंश के विभाजन के आधार पे जातियां बनी, वर्ण व्यवस्था प्राप्त की गई। ये आपने हिस्ट्री के अंदर भी देखा होगा कि जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद का 10वां मंडल है, उस 10वें मंडल में पुरुष युक्त के अंदर शरीर को 4 भागों में बांट के दिखाया गया। वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इस तरह से बना। उसके बाद ये वर्ण व्यवस्था कार्य के आधार पे थी, धीरे धीरे लोगों ने अपना लिया और उसी काम को करने लगे। वो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई। लेकिन इसको दूर करने के लिए बहुत सारे महापुरुषों ने, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रियार राधा स्वामी नयर ने बड़ा योगदान दिया, बड़ी मेहनत की, कुछ दूर किया। यानी जो समस्या थी जातिगत, उसको दूर किया। पूरी तरह से तो दूर आज तक भी नहीं हो पाई। छुआछूत इसके अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, लोग क्या समझते हैं भाई ये नीची जाति का है, अगर इसको छू लिया तो मैं ऐसा हो जाऊंगा। तो ये ऊंच नीच का भेदभाव बहुत बड़ा भेदभाव है, इसे आज भी समाज के अंदर देखा जा सकता है। इसको दूर करने के लिए जैसे भी हमारे योगदान रहेंगे हम उसको करेंगे। भाई कैसे दूर इसको कर सकते हैं? तो ये लगातार प्रयास देश का या सरकार का बन रहा है। लेकिन ये इसका समाधान कब होगा? जब हमारा समाज इस चीज़ को समझेगा, सभी जाके इसका समाधान हो पाएगा। अरे क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई राजनीति ने ज़्यादा उछाला है जाति को। राजनीति ने अनेक तरह से देश के विभाजन के प्रति उत्तरदायी रही। कैसे? भाई जातियों में अगर हम देखें, कहीं से मान लीजिए चुनाव क्षेत्र है, वहाँ पे एक जाति की संख्या ज़्यादा, एक की कम है, तो पार्टी वाले क्या करते हैं? राजनीतिक पार्टी वाले वहाँ पे उसी कैंडिडेट को खड़ा कर देते हैं जहाँ पे जिसकी संख्या ज़्यादा है। इस तरह से जातिगत भावना पैदा होती है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं जातिगत भावना पैदा होने के बाद में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो मतदाताओं की इच्छा यानी भावनाओं के साथ खेलती हैं, उनके विचारों को उठाने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब जीत जाते हैं तो विचार वो ऐसे कैसे रह जाते हैं। तो हरियाणा के अंदर आप देख सकते हैं बहुत बड़ा जातिगत राजनीतिक दल पैदा होता है। इसके अलावा ऊंच नीच का भेद पैदा करके भाई ये आपसे छोटा है, ये बड़ा है, इस तरह से जातियों में आपस में भड़काव दिए जाते हैं। तो एक देश के लोकतंत्र के लिए अगर मैं ये कहूँ कि गरीबी, विकास, भ्रष्टाचारी ये सबसे बड़े मुद्दे हैं, तो इसके साथ साथ जातिवाद, धर्म, संप्रदायवाद ये सारे देश के बहुत बड़े मुद्दे हैं। अगर इनका समाधान नहीं हो पाया तो देश में तनाव, टकराव और हिंसा बढ़ी है, बढ़ती रहेगी। इसलिए मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि समाज के सभी पक्षों को बराबर समझें। देश के अंदर ये जो जातिगत व्यवस्था है ये सिर्फ भारत के अंदर ही है, दूसरे देशों में नहीं है। दूसरे देशों में हम ये कह सकते हैं कि भाई धर्म है, संप्रदायवाद है, लेकिन जातिगत तो नहीं है, बिल्कुल नीचे लेवल पर। इसलिए समस्या का समाधान क्या है?
इसका समाधान है हमारा समाज। भाई समाज के सभी सदस्यों को बराबर माना जाए, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है। और इस पे ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। अगर आपको अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।